नमस्कार दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे के अंदर एक और नए नोटिफिकेशन के साथ एक और नई जॉब आपके लिए निकल आई है, जिस जॉब के अंदर 548 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगे। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो रेलवे है यानी कि जो भारतीय रेल है, जैसा कि जो ट्रेनें होती हैं आपकी, वो जाती हैं इधर से उधर, किसी दूसरे स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेनें जो है जाती हैं, या तो वो एक स्टेट के अंदर ही जाती हैं साथ, या फिर वो दूसरे स्टेटों में भी जाती हैं। अगर मैं भारतीय रेलवे की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी हर साल हर महीने कम से कम एक ना एक वैकेंसी हमें देखने को जरूर मिलती है। मतलब एक ना एक नोटिफिकेशन हमें जरूर इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की तरफ से देखने को मिलता है हर महीने। तो आपको मैं बता दूं, एक और नया नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंदर रहेगा। यानी कि अगर आप देखें तो ये भारतीय रेलवे के अंदर जॉब रहेगी। हालांकि यहाँ पर जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो ऑफिस है रेलवे मैनेजमेंट का, उस तरफ से ये जॉब निकल के आ रही है। फाइनली आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में इसके लिए फीस क्या रहेगी फॉर्म की, और साथ में आपकी एज कितनी उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और साथ में आपके पास कौन कौन से ऐसे कागजात होते हैं, जैसे कि आपके आईडी प्रूफ, आपके फोटो सिग्नेचर, या कोई दूसरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर कोई भी एक, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एक जो आईडी प्रूफ होगा, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी इस फॉर्म को भरने के लिए। फाइनली इसमें क्या सैलरी रहेगी, कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, किस चीज़ का काम रहेगा, सारा कुछ डिस्कस होगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। अभी आपको अगर बताऊं तो ऑन गोइंग यानी कि अभी चल रहा है फॉर्म भरना। अब अगर आप चाहें तो अभी भी, आप इस वीडियो के बाद भी अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो होंगे उन लिंक से आसानी से इन फॉर्म्स को जाके भर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, जब मैंने पूरा नोटिफिकेशन चेक करा तो मुझे पता लगा कि फ़ीस यहाँ पर है ही नहीं। यानी कि एक तो ये गवर्नमेंट जॉब रहेगी, साथ में यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी फीस किसी भी कैंडिडेट को नहीं भरनी है, यानी कि निःशुल्क है। आपको ये कैसे पता लगता है, जैसे कि आप ये वेबसाइट भी देख रहे हैं, तो ये भारत सरकार की वेबसाइट है। आपको मैं एक बार दोबारा थोड़ा क्लियर करके दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पर भी देखें इस चीज़ को, गवर्नमेंट जॉब है और इसके अंदर कोई फीस नहीं ली जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है gov.in, यानी कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो हमें पता लग चुका है कि ये एक गवर्नमेंट रेलवे, जो कि आपका भारतीय रेलवे है, उसके अंदर ये जॉब है। तो अब इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन वीडियो में चर्चा होगी, उसके बारे में आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। फाइनली मैं इसमें आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिंक जो होगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको सिंपली उस पर जाकर अपने फॉर्म्स को भरना है। अब देखिए, फॉर्म्स भरना क्यों जरूरी हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं हो रही है फॉर्म की, तो आपको ये जो फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। अब मेनली यहाँ पे बात है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या फिर कोई एग्जाम होने वाला है, तो सारा कुछ नोटिफिकेशन के दौरान ही हम इस पूरी बात को चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जो वेबसाइट है सर, जो कि रिक्रूटमेंट वेबसाइट रहती है, जैसे आप देखेंगे सर्विंग कस्टमर्स विद अ स्माइल, ये एक स्लोगन है, एक आप कह सकते हैं, जो कि वेबसाइट पर डाला गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसी के अंदर पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, पर्सोनेल डिपार्टमेंट, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर। सब्जेक्ट क्या है, मतलब कि किस विषय में बात होगी, तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटाइसेस इन। अब देखिए, यहाँ पे एक परमानेंट जॉब नहीं है, पहली बात तो ये है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। अप्रेंटाइज मतलब होता है कि आपको एक तरीके से एक ट्रेनिंग दी जा रही है जॉब की, तो एक्चुअल में वो आपकी एक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एक फ्रेशर के तौर पर आपको इस जॉब के लिए लिया जा रहा है, जिसमें आपको सिखाया भी जाएगा। इसको हम बोलते हैं अप्रेंटाइज। तो अगर आप देखेंगे तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटाइसेस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि बिलासपुर डिवीजन का रहेगा, तो उसके अंदर
23-24 यानी इस साल में इसी महीने में इस जॉब पर लिया जा रहा है। अभी अप्रेंटाइज को क्यों ले लेते हैं ये लोग और किस रूल के तहत ले लेते हैं, कोई इनके पास ऐसे कोई रूल्स होते हैं जिसके जरिए ये लोगों को रिक्रूट करते हैं अप्रेंटाइज की पोस्ट पर। तो यहाँ पर एक एक्ट था 1961 में, उसके हिसाब से ही, ये रूल के हिसाब से ही आपको इसमें जो है अप्रेंटाइज की जॉब में लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू, आप अगर देखें तो यहाँ पर आप वेबसाइट पे इस वाले पे आके भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होंगे। आपको बता देता हूँ 3 मई से फॉर्म भरना चालू है, 3 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात के 12 बजे से पहले पहले। यानी कि अगर आप देखें तो रात के 12 से 1 मिनट पहले आप फॉर्म भर दीजिए तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनली, जो कि 3 जून तक रहेगा। यहाँ पर बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन एलिजिबिलिटी, जो कि एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहा, तो वो कैसे अप्लाई करेगा। एलिजिबिलिटी होता है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए सक्षम है या नहीं, उस जॉब के लिए सक्षम है या नहीं, यहाँ पर वो बोला जा रहा है। अब बात करेंगे हम वैकेंसी की। अब देखिए मैं पोस्ट वाइज और कैटेगरी और जो आपकी कास्ट रहेगी उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँगा। आप जैसा कि जानते हैं कोई ना कोई कैंडिडेट यहाँ पे एस्केड्यूल्ड कास्ट वाला होगा जो देख रहा होगा, कोई एस्केड्यूल्ड ट्राइब वाला कैंडिडेट होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा। यानी कि एस्केड्यूल कास्ट यानी कि होता है अनुसूचित जाति, और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस मतलब कि आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर, साथ में होता है यूआर मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी। हालांकि ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म, जैसे आपको यहाँ पे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ये सारा कुछ दिख रहा है, इनके फुल फॉर्म आपको टेबल के नीचे भी दिखेंगे। यहाँ पर मैं पोस्ट की बात करूँ तो बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कारपेंटर, और यहाँ पे लिखा है कोपा यानी COPA 65 डिवीज़न प्लस 25 HQ और CON, ये इसकी फुल फॉर्म आगे आगे हम देखेंगे किस पोस्ट की एक्चुअल में बात हो रही है। ड्राफ्ट्समैन की है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक है, आपकी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो या जिस भी चीज़ को आपको एक्सपेक्ट जो आपका एक्सपर्ट हो जिस भी फील्ड में, इन पोस्ट के हिसाब से आप उसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हो भर सकते हैं। यहाँ पर आपकी 10th प्लस क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप 10th पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ITI सर्टिफिकेट, आपको पता ही होगा, आपने अगर किसी कोर्स में ITI सर्टिफिकेट, ITI कोर्स करा हो कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी स्कूल से, तो उसका सर्टिफिकेट आप 2 साल का लगा के भी यहाँ से इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक आपका रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज और एयर कंडीशनिंग यानी कि AC के लिए होता है। यहाँ पर सीट मेटल वर्क रहेगा, स्टीनो इंजीनियर रहेगा, तो ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं अगर कारपेंटर की बात करूँ तो कारपेंटर में टोटल वैकेंसी 25 है। उसमें से आप देखेंगे तो EXSM मतलब कि एक्स सर्विसमैन, यानी कि वो पहले से ही किसी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे थे। एक्स सर्विसमैन का मतलब आगे आपको बताऊंगा, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो। PWD मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि कुछ ना कुछ कमियां हैं उस कैंडिडेट के अंदर फिजिकली। जैसे कि आप देखें तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को जो है चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत है, या फिर कोई दूसरे डिसेबिलिटी है, तो वो PWD में आएगा। तो कारपेंटर में एक इंसान ऐसा होगा, एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको वो जॉब मिलेगी जो कि डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है। साथ में वो जो कैंडिडेट किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, ऐसे 9 लोगों को लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। EWS वाले में 3 लोगों को लिया जाएगा। अब देखिए UR कैटेगरी वाले कैंडिडेट EWS ही कहलाते हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो। सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें एक अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के तौर पर लिया जाता है। हालांकि अनरिजर्व कैटेगरी में हर कैंडिडेट को माना जाता है अगर उनके पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो। सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे पोस्ट के लिए 100 वैकेंसी है, और यहाँ पे दूसरा आपको अलग अलग दिख रहा होगा। फिटर की पोस्ट के लिए 135 है। मैं ज़्यादा वाले डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके लिए ज़्यादा वैकेंसी है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहे कि आपको अगर सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है, जिससे कि चांस ज़्यादा होते हैं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। आप अगर देखेंगे तो फीस बिल्कुल नहीं है, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। एक कैंडिडेट चाहे तो इनमें से सारे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, आपको फीस बिल्कुल नहीं देनी है। फीस के बारे में आगे ही बताया होगा। देखिए 548 टोटल लोगों को इस बार इस चीज़ पर जॉब मिलेगी। मैं नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट का 10वीं पास होना चाहिए, अंडर 12 प्लस सिस्टम, और जो कि 12वीं वाला सिस्टम होता है कि आपको 12वीं भी करनी है 10वीं के बाद, उस हिसाब से आपका 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए। हालांकि अभी 12वीं पास नहीं है, ठीक है, लेकिन 10th पास होना चाहिए वो
और 12th वाले सिस्टम के हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है। साथ इसी में आपको बताऊं, मस्ट हैव पास्ट ITI कोर्स इन रिलीवेंट। अब वो जिस भी रिलीवेंट ट्रेड्स यहाँ पे क्या है, जैसे कि ट्रेड्स मतलब होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा वेल्डर और टर्नर और वायरमैन, गैस कटर, ये जो आपके पोस्ट थे इनको हम ट्रेड बोलते हैं। तो इन ट्रेड की, इनमें से किसी ट्रेड के अंदर, इनमें से किसी पोस्ट के अंदर उसने उस चीज़ में एक्सपर्ट कर रखा हो, मतलब उस चीज़ में उस चीज़ का कोर्स कर रखा हो, वो भी ITI सर्टिफिकेट के साथ। ITI सर्टिफिकेट आपको बता देता हूँ दोबारा क्या होता है। एक आपने किसी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड से आपने अलग से ये कोर्स करा उस फील्ड में स्पेशली, जो कि 2 साल का रहता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें होनी जरूरी है आपके पास, एक तो ITI सर्टिफिकेट और 10वीं पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बता देता हूँ आपको। एज लिमिट आपको बोला गया है कैंडिडेट जो है 15 साल का होना चाहिए, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जुलाई 2023, मतलब कि 1 जुलाई 2023 तक अगर 24 साल का नहीं हो रहा है कैंडिडेट, उससे कम में है तो अप्लाई कर सकता है। अगर उससे ऊपर हो जाता है इस समय के अंदर अंदर तो वो फॉर्म को नहीं भर सकता। सेम यहाँ पे आपको SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल मिल जाएंगे छूट में, और 3 साल OBC को, और 10 साल एक्स सर्विसमैन को मिल जाएंगे, और साथ में 10 साल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को भी मिल जाएंगे। ये एक्स्ट्रा रहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है 24 ईयर, तो अगर SC वाला कैंडिडेट 29 ईयर का भी हो जाता है तो वो फॉर्म भर सकता है, 29 ईयर तक भर सकता है, उसके बाद नहीं भर सकता। तो ये एज वाइज आपको बता दिया है मैंने, आप अपने हिसाब से चेक करेंगे कि किसकी कितनी एज रहेगी। यहाँ पे आप दोबारा देख लो, आप एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि UR कैटेगरी में बोला गया है कि आप 1 जुलाई 1999 से लेके 2008 के 1 जुलाई के बीच में अगर आपका कहीं भी बर्थ आ रहा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक तो इन्होंने एज के हिसाब से आपको बता दिया, अब एज के हिसाब से कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप सिंपल डेट चेक कर लेंगे। डेट के हिसाब से भी आपको बता दिया, आपको सिर्फ पर इतना चेक करना है अपने 10वीं के सर्टिफिकेट पे या डेट ऑफ बर्थ पे, ये चेक करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट पे वो इसके बीच में अगर आ रहा है, और आप अगर एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप अप्लाई करें, इसके ऊपर या इसके पहले आ रहा है तो नहीं अप्लाई करें। क्योंकि अगर इसके पहले आ रहा होगा, 1999 से पहले का बर्थ होगा, तो इसका मतलब आप इसके लिए काफ़ी बड़े हैं इस पोस्ट के लिए। अगर 2008 के बाद का जन्म होगा 1 जुलाई में, तो आप इस पोस्ट के लिए अभी छोटे हैं, यानी इस एलिजिबिलिटी में एज के हिसाब से कम है अभी आप। तो इस तरीके से आपको ये सारे पता लग जाएंगे, कैटेगरी वाइज आप इस चीज़ को भी चेक कर लेंगे। तो हमने ये बात कर ली है। नेक्स्ट में बात करूँगा यहाँ पे एक और, जो ये है पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, जो कि आपकी ये जो कितने समय की ये जॉब रहेगी उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अब देखिए, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर ही, ऐसा नहीं है आपको किसी को जमा नहीं करना है, जाकर यहाँ पर ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे आप तभी इस अपने कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अटैच करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया था पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टाइपेंड, तो आपको बता देता हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी रहेंगे engaged as apprentices and they will undergo apprenticeship training, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे जो कि 1 साल का रहेगा फॉर ईच ट्रेड। हर पोस्ट के लिए सिंपल 1 साल का रखा गया है। दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग, मतलब कि उनको पैसा मिलेगा, वो ट्रेनिंग भी करेंगे, सीखेंगे भी, साथ में उनको साथ में उसका पैसा भी मिलेगा। तो इसी के लिए इसीलिए इसको जॉब बोला जा रहा है, और ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये जो रूल रहेंगे, जो आपकी राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की, उसके हिसाब से इस पर रूल रहेंगे कि क्या रूल्स रहेंगे आपकी जॉब के लिए। देयर ट्रेनिंग विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर अप्रेंटिसशिप। अब देखिए, ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी आपके जैसे ही आपका समय खत्म होगा 1 साल वाला, वो आपकी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी, और बस आपका इतना ही काम रहेगा 1 साल का, उसके बाद नहीं रहेगा। क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन द सिलेक्शन। आपको क्राइटेरिया क्या है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में कैसे आ सकता है, तो उसके लिए आपको सिंपल बोला गया है टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज marks obtained by the candidate in both matriculation with minimum 50% aggregate marks and ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है 50% जो है आपकी वेटेज दी जा रही है यहाँ पे आपके 10वीं सर्टिफिकेट में जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से, साथ में ITI सर्टिफिकेट को भी सेम बराबर वेटेज दी जा रही है, दोनों को बराबर वेटेज मिल रही है। कैंडिडेट को मस्ट फिल देयर 10th एंड ITI मार्क्स ऑन द पोर्टल। अब देखिए, क्वालिफिकेशन सेक्शन का आपको एक सेक्शन मिलेगा फॉर्म के अंदर, उसमें आपको ये चीज़ डालनी है, आपके 10वीं और ITI के जो भी मार्क्स थे वो सब आपको डाल देने हैं।
अदरवाइज नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। नो फील्ड एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, और कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं डालनी। हायर मतलब इससे ऊपर 12वीं हो आपने कर रखी है, ठीक है, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 10वीं का डालिए और ITI का डाल दीजिए अगर आपने करा हुआ है तो। मेडिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी एडवाइज टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, यह हमें पता लग चुका है। कोई एग्जाम नहीं है, सिंपल फीस भी नहीं है, एग्जाम भी नहीं है। सिंपल आपको अपने 10वीं के मार्क्स डालने हैं, ITI के मार्क्स डालने हैं, फ्री में फॉर्म भरना है वेबसाइट पर जाके। और आपका सिलेक्शन अगर लिया जाता है, आपको सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जब आपको अपने कागज चेक कराने हैं सारे, अपने ID प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, फॉर्म, एप्लीकेशन सबमिटेड वाला जो प्रिंट रहेगा, वो सारा कुछ आपको वहाँ जाकर दिखाना है। एंड पैरा 4 में ये लिखा भी हुआ है रूल्स के हिसाब से कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है शुड बी साइंड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटाइज डॉक्टर, यानी कि आपका गवर्नमेंट से साइंड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको पता लग चुका है। कॉन्ट्रैक्ट, द सिलेक्टेड कैंडिडेट इफ ही इज माइनर, his guardian has been enter into a contract of apprenticeship with the employer। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एंगेजमेंट, मतलब कि इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू एनी अप्रेंटाइज after completion of training, nor shall be obligatory for the apprentice to accept any employment. If offered by the employer, the candidate are advised to get themselves familiarized with the rules and regulation under the Apprentice Act 1961। मतलब आपको सिंपल ये बोला गया है कि आपको सिर्फ उतना ही काम करना है 1 साल का, उसके बाद नहीं करना है, वही यहाँ पे बोला गया है एक्चुअल में। मतलब आप समझिए सिंपल 1 साल का काम है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ट्रेनिंग है और उसके पैसे भी हैं जो कि स्टाइपेंड जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कौन से कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर द रिजर्वेशन ऑफ 10% प्रोवाइडेड फॉर देम आर टू बी प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी, जो कि किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट हो सकता है एक्स सर्विसमैन में। देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल विल बी एज पर डिटेल्ड मेंशन बिलो। मतलब कि एक्स सर्विसमैन वो होते हैं जो पहले से कहीं ना किसी फोर्स में काम कर रहे होते हैं, यानी कि आर्म फोर्स होती है, नेवी फोर्स होते हैं, कोई भी फोर्स हो, उसके ऑफिसर अपना यहाँ पर उस या फिर उनके बच्चे जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं एक्स सर्विसमैन वाले कैटेगरी से। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। लास्ट डेट आपको बता दी गई है। जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, आप ये जनरल इंस्ट्रक्शन को देख लेंगे। यहाँ पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे, आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारा कुछ पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है पूरा। और जो भी इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो ये सब आपको अच्छे से इसमें देखना है। तो ये हमने बात कर ली है मेन पॉइंट की। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ और जो कि आपके लिए रहेगा हिंदी में। अब ये हिंदी में है। अब देखिए ये इतना सा ही नोटिफिकेशन है, आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कोई इंटरव्यू और पूरा इतना लंबा कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। तो नोटिफिकेशन भी हमारा बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है। तो यही पूरा नोटिफिकेशन है, आपको हिंदी में भी यहाँ पे बताया हुआ है। सेम आप इस चीज़ को देख पाएंगे, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाकर सब कुछ कर पाएंगे आसानी से। तो जॉब बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे पे स्केल यहाँ पे एक्चुअल में लिखा नहीं है, आपको फॉर्म भर देना है, आपके ट्रेनिंग के समय पे वो एक फिक्स्ड रहेगा, वो आपको बताया जाएगा, पोस्ट वाइज ट्रेड वाइज रहेगा। तो ये पूरा था। आपको फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल कुछ भी 1 रुपया नहीं देना है, यहाँ पे फॉर्म भर देना है आपको सिंपली, और अप्लाई कर देना है इस जॉब के लिए। लास्ट डेट 3 जून है, तब तक के लिए भरना है, ये जो कि भारतीय रेलवे के अंदर रहेगा। और इसमें जो रूल्स रहेंगे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के गवर्नमेंट के हिसाब से रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दिखाऊं तो ये लिंक है, देखिए आप देखिए यहाँ पर आएंगे, आप इधर से ही अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है कैंडिडेट लॉगिन, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करके और फाइनली फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो ये पूरा वीडियो इसी पर था बेस्ड। आप अगर देखें तो 548 पोस्ट टोटल है इस जॉब के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।